सुनीता और यशपाल की दो बेटियां होती हैं। गोरी बेटी रितिका और सावली बेटी मयूरी। ऐसे ही एक रोज, अरे कहाँ रह गई तुम दोनों? तैयार होने में इतना टाइम तो दुल्हन भी नहीं लगाती जितना कि तुम दोनों लगा रही हो। अरे टाइम देखो, फंक्शन शुरू होने से पहुंचना है हमें वहां पर। क्या तुम भी सुनीता, तुमने रितिका और मयूरी को ये बात बताई नहीं क्या? बताए तो था जी, लेकिन ना जाने ये लड़कियां क्या करती रहती हैं। दोनों की दोनों बेवकूफ हैं। आप दोनों भी ना, आ गए ना हम। बस 5 मिनट ही तो लेट हुआ है। हाँ माँ, जरा चिल कीजिए। अरे चुप कर, जब देखो तब एक ही डायलॉग मारती रहती हूँ। चिल कीजिए चिल कीजिए। खबरदार जो आइंदा से तूने ये डायलॉग मारा तो, वरना मैं तुझे ही चुल कर दूंगी। अरे कितना गुस्सा करोगी माँ, छोड़ो ना। और मुझे ये बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ? तू तो बहुत सुंदर लग रही है बेटा, लेकिन तू इसे पहनकर फंक्शन में नहीं चल सकती। जा बेटा, इसकी जगह पर वह सादा लहंगा ही पहन ले। और हाँ, मेकअप भी थोड़ा कम कर दे। और ये गली का नेकलेस हटाकर कोई साधारण सा ही कुछ पहन लेना। क्या? लेकिन क्यों माँ? रितिका इस गेटअप में कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल किसी परी की तरह। और आप हो कि इसे ये कपड़े बदल कर कोई सादे कपड़े पहनने के लिए बोल रही हो। प्लीज ऐसा मत करो ना माँ। हाँ माँ, अब इतने महंगे और प्यारे लहंगे में यूं ही रखती जाऊंगी तो कपड़ में पड़े पड़े ही ये खराब हो जाएंगे। और माँ, ये तो मेरा वन ऑफ फेवरेट लहंगा है। प्लीज मुझे इसे पहनने दीजिए ना। नहीं मतलब नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर इसे पहनकर तो फंक्शन में चलेगी तो 50 लोगों की नजर तुझ पर ही पड़ेगी। अरे तू तो दूध से भी ज्यादा गोरी है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि दूसरों की बुरी नजर के कारण तेरी इस बेशकीमती सुंदरता पर जरा भी आ जाए। ओफो माँ, ये नजर वजर कुछ भी नहीं होती। ये तो बस आपके मन का वहम है। अरे जब तुम्हारी माँ इतना कह रही है तो चुपचाप उसकी बात मान लो और बदल लो ये कपड़े। 100 बातें क्यों बना रही हो? और ये मयूरी तो है ही सावली, इसे कोई नजर नहीं लगाएगा, लेकिन सबकी नजरें तुझ पर जाएगी क्योंकि तू बहुत सुंदर है और हमें सुंदरता की हिफाजत करनी चाहिए। अगर यूं ही सबके सामने इसे लाते रहें तो दुनिया वाले इसे नजर लगा देते हैं और ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा। अरे अब तक आप दोनों को कितना लेट हो रहा था कि फंक्शन के लिए हमें देर हो रही है, लेकिन अब तो आप दोनों मेरे पीछे पड़े हो कि जाकर ये लहंगा चेंज करके आओ। तो अब देरी नहीं हो रही क्या आपको? बेचारी रितिका को अपना मन मारकर उस सुंदर लहंगे को हटाकर एक साधारण लहंगा ही पहनना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सुंदर होना किसी श्राप से कम नहीं है। अरे ऐसा मत कहो रितिका। तो फिर मैं क्या बोलूं मयूरी? जब देखो तब माँ और पापा मुझे रोक टोक करते रहते हैं, ये मत पहनो और यहाँ मत जाओ, वरना नजर लग जाएंगी, लोग देख लेंगे। मतलब मैं अब क्या ही करूँ यार? मुझे भी दूसरों लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है, पर इस कोरेपन के कारण मैं वो नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाती। हमेशा मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। अरे जाने देना और इतनी उदास मत हो। चल, गले लग जा मेरे, उतना ही तुझे अच्छा लगेगा। हाँ यार, वो तो है। फिर मयूरी रितिका को अपने गले लगाती है। फिर एक दिन जब रितिका कॉलेज में फिर एक बार नंबर 1 आती है, तभी, वाह रितिका, तुमने फिर से कर दिखाया। कांग्रेट्स मेरी बहन। थैंक यू सो मच मयूरी। हाँ, सब गोलमाल है। इस रितिका ने ऐसा क्या उखाड़ा है? एक नंबर की चीटर है ये तो। हाँ, एकदम सही कहा तूने। ओ हेलो, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रही हो? अरे बकवास नहीं कर रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये रितिका तो दिन भर बस मनीष सर के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है। अरे ये तो उनकी चमची है चमची। दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वही तो। और ये मैडम है ही इतनी गोरी कि कोई भी इस पर फिदा हो जाए।
और इस चालाक लड़की ने अपनी सुंदरता को अपना हथियार बनाया और मनीष सर को अपने प्यार के माया जाल में फंसाया और उन्होंने भी इसे एक्स्ट्रा मार्क्स देकर नंबर 1 बनाया। सब समझ रहे हैं हम। हमें क्या पागल समझ के रखा है क्या तूने? अरे चुप रहो, कितनी घटिया बातें कर रही हो तुम दोनों, थोड़ी तो शर्म करो। अरे हम कोई घटिया बातें नहीं कर रहे रितिका, अरे हमारे सामने की ही बात है। जब फाइनल एग्जाम चल रहे थे तभी तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उस दौरान तुम्हें एग्जाम देने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। तो फिर ऐसे में तुमने सारे पेपर्स इतने अच्छे से कैसे दे दिए और उस पर तुमने क्लास में फर्स्ट रैंक भी लाया है, मेहनत के बलबूते। अरे मेरी बहन तुम्हारी तरह डफर नहीं है। जिस आंसर को पढ़ने में तुम्हें 2 घंटे लगते हैं उसे मेरी बहन बस 2 मिनट में पढ़कर हटा देती है। तुम जैसी घटिया सोच वाली घटिया लड़कियां और क्या ही कर सकती हैं सिवाय दूसरों के किरदार पर लांछन लगाने के। खुद का तो कोई किरदार ही नहीं है, बस दूसरे लोगों से जलकर उनके जीवन में परेशानी करने में एक्सपर्ट हो तुम दोनों। मयूरी, अपनी हद में रहकर बात कर। आवाज नीचे, हाँ, तू भी अपनी हद में रहकर बात कर, समझी ना? अरे तेरी और इस निकम्मे की हिम्मत भी कैसी हुई जो तुम दोनों ने मेरी बहन और मनीष सर की बॉन्ड पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। बता दो क्या सर को कि तुम दोनों उनके बारे में क्या बके जा रही हो? अब तो मैं भी तुम दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ। अरे इस कॉलेज में तुम्हारी बस कुछ ही इज्जत बची है तो उसे बचाकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी इन फालतू की बातों के पीछे नहीं आने वाली। उल्टा इन बातों से तो वो और आगे बढ़ेगी। छोड़ मयूरी, हमें जीवन में और भी ढेरों काम पड़े हैं, तो ऐसे फालतू लोगों के मुंह लगकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? हाँ रितिका, चल। मयूरी की बातें सुनने के बाद सभी उन दोनों लड़कियों पर हंसने लगते हैं और उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों बहनों की तो ऐसी की तैसी। अरे इन्हें तो हम एक ना एक दिन देख ही लेंगे। कॉलेज खत्म होने में अभी भी 2 महीने बचे हैं और इन 2 महीनों में हम इनकी बैंड बजाकर ही रहेंगे। वही बाद में घर जाते समय, देख रितिका, तुम उन दोनों बेवकूफ लड़कियों की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि जितनी तुम सूरत से अच्छी हो उतनी ही सीरत से भी अच्छी हो। मैं बुरा नहीं मान रही, ना ही खुद को कमजोर समझ रही हूँ, लेकिन इस नए जमाने के लोगों पर मुझे तरस आता है जो आज भी हम जैसी लड़कियों में भेदभाव करते हैं, क्योंकि वो उनकी काबिलियत को छोड़कर सुंदरता पर ध्यान देते हैं और फिर ऐसे घटिया घटिया इल्जाम लगाते हैं। ना जाने ऐसे लोगों का भविष्य कैसा होगा। खैर, हमें उनसे क्या करना है? हमें तो बस अपने बारे में ही सोचना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। हाँ बहन, ये बात तो तूने एकदम सही कही। ऐसे ही एक रोज जब मयूरी मोहल्ले में सामान खरीद रही होती है तभी उसे वहां पड़ोस की उर्मिला काकी मिल जाती है। अरे मयूरी बेटा, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखी। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ काकी, आप कैसी हो? बस ठाकुर जी की कृपा है। वैसे आज तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया काकी। वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा जब सुनीता और यशपाल भाई साहब तेरे और दीपिका के बीच रंग को लेकर इतना भेदभाव करते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं काकी जी। अब कुछ दिनों पहले की ही बात है बेटा, मोहल्ले में कुर्ती वाला आया था, तभी सुनीता भी खरीदारी करनी आई थी और उसने तुम्हारे लिए डार्क कलर के कपड़े ले लिए, लेकिन उस रितिका के लिए अलग अलग कलर ले लिए। कह रही थी कि मयूरी तो है ही सावली, उस पर तो कोई भी रंग अच्छा लगता ही नहीं। ना जाने कैसी किस्मत है मेरी, एक बेटी लीची जैसी तो दूसरी बेटी जामुन जैसी। काकी जी, आप मुझे पागल मत समझिए, मुझे सब समझ आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माना कि माँ और पापा कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन मैं असलियत जानती हूँ कि वो दोनों मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं और मेरी भी उतनी ही चिंता करते हैं जितनी चिंता उन्हें रितिका की होती है। उनकी डांट और तानों में भी प्यार ही छुपा है,
इसलिए आप ये फालतू की आग लगाकर मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं इससे भड़कने नहीं वाली। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा। मैं तो बस तुझे। बस काकी, अब आप प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे आगे जाना है। अरे पर बेटा, मेरी बात तो सुन। फिर ऐसे ही एक दिन जब यशपाल बाहर से समोसे और कचौरियां लाता है, तभी अरे वाह, क्या खुशबू है इनकी। ये देखकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। और माँ, मैं तो पूरे 2 समोसे खाऊंगी और कचौरियां भी। हाँ तो खा ना, किसी ने तेरे मुंह पर ताला लगाया है क्या? अरे मयूरी, मुझे भी एक प्लेट में दे देना। नहीं नहीं, ये सब तो हरगिज नहीं खा सकती। क्या? लेकिन क्यों माँ? ये सब मैं क्यों नहीं खा सकती? अरे पहले ही तेरे चेहरे पर 2 दाने आ चुके हैं, क्योंकि तू बाहर का बहुत खाती रहती है। वो तो अच्छा है कि थोड़े दिनों में तेरी कॉलेज बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद तो तू चुप चुप के बाहर खाना खा ही नहीं पाएगी। पर माँ, एक समोसा खा लेने से क्या ही हो जाएगा? थोड़ी ना फिर से दाने आ जाएंगे। आ भी तो सकते हैं ना। सावधानी बरतने में क्या जा रहा है तेरा? हे भगवान, क्यों बनाया तूने मुझे इतना गोरा? जब देखो तब ये मत करो और वो मत करो, बस यही सुनना पड़ता है। ना तो मैं अपनी पसंद का कुछ पहन सकती हूँ, ना ही मैं कुछ खा सकती हूँ। इतना चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तेरी भलाई के लिए ही बोल रही है तेरी माँ। भलाई? कैसी भलाई पापा? मुझे मेरी सारी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ता है, तो क्या भला हो रहा है इसमें मेरा? उल्टा मेरा दिल और दुखता जाता है। मैं खुशी से जीना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा। ए लड़की, ज्यादा नौटंकी मत कर, क्योंकि तेरी इस नौटंकी के चलते हम तुझ पर दया नहीं खाने वाले। तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि तेरी खूबसूरती ही तेरी असली ताकत है, और इसी के चलते तेरी शादी एक बड़े घर में हो सकती है। वरना तू अगर इस मयूरी की तरह काली होती, तो तेरी शादी भी हमें किसी मामूली लड़के से ही करानी होगी। बिल्कुल सही कह रही है सुनीता। एक लड़की की खूबसूरती उसका असली गहना होता है, और अगर वही नहीं रही तो उसका कुछ नहीं हो सकता। रितिका को अपने गोरेपन के कारण हर जगह बहुत परेशानी होती रहती है, और तभी मयूरी फिर से उसका हौसला बांधते हुए उसे सांत्वना देती है। और दोनों बहनों के बीच प्यार देखकर कॉलेज की वो लड़कियां उनसे चलने लगती हैं। सबके सामने इन दोनों ने हमें बहुत सुनाया था, लेकिन अब देखना, दोनों के बीच ऐसा कलेश करूंगी कि दोनों एक दूसरे के बाल तक ही नोच लेगी। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे? कुछ सोचा भी है क्या तूने, या फिर बस हवा में ही बातें बना रही है? अरे चुप कर, मैं कभी भी हवा में बातें नहीं बनाती। जस्ट वेट एंड वॉच। आने वाले सोमवार को हमारे कॉलेज में फेयरवेल है, तो उस दिन तो ये दोनों बहनें वॉशरूम में ही सजेगी। फिर तब देखना कि मैं वहां पर क्या करती हूँ। फिर फेयरवेल के दिन वो दोनों लड़कियां चालाकी से मयूरी का मेकअप सेट बदल देती हैं, और उसकी जगह पर वो ऐसा मेकअप रखती हैं जिससे मेकअप करने पर मयूरी की स्किन पूरी तरह खराब हो जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरी स्किन कितनी खराब लग रही है। लेकिन ये मेकअप सेट तो मुझे रितिका ने ही दिया था, लेकिन उसका मेकअप एकदम अच्छा हुआ है, तो फिर वही मेकअप लगाने से मेरी स्किन इतनी खराब कैसे हो सकती है? और अब मैं क्या करूं? मैं तो पहले से और भी ज्यादा बदसूरत लग रही हूँ, और अगर किसी ने मुझे इस रूप में देख लिया तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। सॉरी मयूरी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली, और मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन रितिका ने ये सब जानबूझकर किया है। मैंने खुद ने देखा, उसके बैग में 2-2 मेकअप सेट थे, लेकिन उसने अच्छा वाला अपने पास ही रख लिया और खराब वाला तुझे पकड़ा दिया। हो ना हो, वो तो बस तुम्हें मजाक बनते हुए देखना चाहती है। देख मयूरी, इस समय तुझे यही लग रहा होगा कि मैं तुझे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कर, तुम्हारी बहन ने सच में ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन रितिका ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया?
अगर उसे पहले ही पता था कि इस मेकअप को लगाने से मेरी स्किन खराब होगी, तो उसने मुझे ये मेकअप सेट दिया ही क्यों? मयूरी अब रितिका के पास जाकर उसे सब बताती है। और तभी, ये तो क्या बोल रही है मयूरी? तू मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? भला मैं तुझे खराब मेकअप सेट क्यों दूंगी? मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तेरा मजाक उड़े। तो फिर वो हमारे कॉलेज की लड़कियां ऐसे क्यों बोल रही थी? उसने तो ये भी कहा मुझसे कि उसने तुझे वो दो दो मेकअप सेट लाए हुए देखा है, और अच्छा वाला तूने अपने पास रख लिया और खराब वाला मुझे दे दिया। हे भगवान, क्या तू भी मयूरी, तू उसकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकती है? दिमाग ठिकाने पर तो है ना तेरा? लेकिन वो तो यही कह रही थी। देख मयूरी, पहले भी उसने तुझे भड़काने की कोशिश की है। अरे वो और उसकी बातें दोनों बुरे हैं, और ये बात तुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिर भी तूने उसकी कई बातों को सच मानकर अपने आप को उदास कर लिया। ये तो गलत है ना मयूरी? और तू ही बता, तूने देखा है क्या मुझे दो दो मेकअप सेट लाते हुए? जिस मेकअप से मैंने मेकअप किया है, वही मेकअप सेट मैंने तुझे भी दिया है। बात तो सही है, मैंने खुद की आंखों से तो नहीं देखा। माफ करना रितिका, मैंने उन लड़कियों के कारण तुझ पर शक किया, और ना जाने तेरे बारे में क्या क्या सोचा। अरे कोई बात नहीं बाबा, अब उसने तुझे भड़काया ही उसी तरह से था कि तुझे चाहकर भी मुझ पर विश्वास हो ही नहीं रहा था। लेकिन इस बात से एक सबक सीख लेना, और उनके साथ आगे सोच समझ कर रहना। किसी पर भी शक करने से पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए, और फिर उसी के बाद रिएक्ट होना चाहिए। मैं समझ गई रितिका, और अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। और अभी मैं उस नालायक लड़की से लड़कर आती हूँ। उसने तेरे बारे में इतना गलत बोलने की हिम्मत भी कैसे की? उसे तो अब मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे जाने देना मयूरी, ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। उनसे लड़ने झगड़ने में अपना कीमती समय और ताकत वेस्ट नहीं करनी चाहिए। भगवान जी ऊपर सबका हिसाब किताब करने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए तू ज्यादा लोड मत ले। वो भी है। चल ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। फिर एक दिन खाना खाते समय, अरे रितिका बेटा, मैं और तुम्हारी माँ यही चाहते हैं कि अब तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या? हाँ बेटा, और इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है भला? अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो चली है, और बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा मास्टर्स भी खत्म हो जाएगा। पर पापा, हमें तो अभी जॉब करनी है। लाइफ के कुछ पल जीने हैं पापा, और शादी के बाद तो ये सब करने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ पापा, हाँ प्लीज बाकी लड़कियों के पापा की तरह मत बनिए। हमें अपनी खुशियाँ जी भर कर जीने दीजिए। फिर उसके बाद तो हमें शादी करनी ही है ना। भला इन सब से कौन बच पाया है? लेकिन अभी शादी मत कराइए ना। अरे चुप कर पागल, कुछ भी कहती रहती है। अरे शादी के बाद तो असल जीवन शुरू होता है। अगर शादी अच्छे से निभाई जाए तो वो एक बहुत ही सुंदर और पवित्र रिश्ता होता है। सीरियसली? ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, वरना तुझे ही मैं झाड़ू से झाड़ दूंगी। अब जो करना है शादी के बाद ही करना। इस उम्र में अगर तुम अपनी खुशियों को जीने का और जॉब करने का समय लेती रहोगी, तो 30 उम्र तक इंतजार करना होगा, और तब तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इसलिए चुपचाप हमारी बात मान लेना, और हम जहाँ शादी कराएंगे वहां कर लेना। पर माँ, मैं समझ सकता हूँ बेटा कि तुम दोनों को इस बात का डर है कि शादी के बाद तुम दोनों के ससुराल वाले तुम्हें जॉब करने देंगे या नहीं, और तुम अपनी लाइफ खुशी से जियोगी या नहीं, कहीं बंद कमरे में रहकर काम ही ना करना पड़े। लेकिन घबराओ मत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने पंडित जी को बोलकर रखा है कि मेरी बेटियों के लिए ऐसे घर के रिश्ते ही लाना जो लोग स्वभाव से तो भले ही पुराने हों, लेकिन उनकी सोच नई और सही हो। तब तो ठीक है पापा। हाँ पापा, एक मिनट के लिए तो मैं घबरा ही गई थी। लेकिन रितिका बेटा, ये सब करने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तू कहीं किसी लड़के से प्यार तो नहीं करती ना? वो क्या कहते हैं? हाँ,
कहीं तेरा किसी लड़के के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? देख बेटा, घबराना मत। तू बेझिझक होकर ये सब मेरे साथ शेयर कर सकती है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती तुझे किसी के भी गले बांध दे। तू हमारी बेटी है और तेरी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तेरा अफेयर चल रहा है तो हम उस लड़के को ठीक से देखेंगे, परखेंगे उसे, उसके बैकग्राउंड को भी अच्छे से चेक करेंगे। फिर उसके बाद ही तेरा और उसका रिश्ता पक्का होगा, वरना हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम दोनों को हम गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। फिक्र मत कीजिए माँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। मैं सिंगल ही हूँ पापा। और अगर आप कह ही रहे हो कि आप हमारी शादी अच्छे घराने में ही कराओगे, जहाँ के लोग हमें अपनी सपने साकार करने से नहीं रोकेंगे, तो हम बिना किसी टेंशन के आंख बंद करके रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। क्यों मयूरी, सही कहा ना मैंने? हाँ रितिका। वैसे पापा, इस पगली को भी पूछ लीजिए कि बाहर कहीं इसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना? अरे चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। और नहीं तो क्या। अरे इससे क्या पूछना, हमें पहले से ही पता है कि इसका कोई अफेयर नहीं हो सकता। अरे इसे कोई क्यों ही पसंद करेगा, अब इसका रंग ही इतना सांवला है। वही तो, हमें तो केवल तेरी चिंता है, क्योंकि तू इतनी सुंदर है ना, इसीलिए। आप दोनों को मैंने पहले भी कहा है ना कि आप मयूरी के विषय में ऐसी बात मत कीजिए। अब ये सांवली है तो क्या हुआ, क्या ये सुंदर नहीं है? और अगर नए नक्श देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुंदर तो यही है। मैं तो बस कोरी हूँ, बाकी फेस कट, बाल, फिगर हर तरह से यही सुंदर है। सांवले होने में कोई बुराई नहीं है पापा, वो भी एक खूबसूरती की निशानी ही है। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर हमारे कहने का मतलब तो बस यही था। आपके कहने का मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे बस इतना ही बोलना है आपसे कि हमारी मयूरी किसी से कम नहीं है। इसीलिए प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अरे जाने देना रितिका, कोई बात नहीं। अब ये दोनों हमारे माता पिता ही तो हैं, और इनका कहा मुझे बुरा नहीं लगता। जब देखो तब इसकी माँ बनने आ जाती है। अरे हमारी बेटी है और हम इसके बारे में गलत नहीं बोल रहे। जाहिर सी बात है, तू ज्यादा गोरी है और ये सावली है, तो इसका मतलब यही है ना कि अगर किसी का अफेयर हो सकता है तो वो तेरा ही हो सकता है, ना कि इसका। अब तेरी ही सोच ऐसी है, लेकिन बाकी लोगों की सोच तेरी जैसी नहीं होती। उन्हें तो बस सुंदरता ही दिखाई देती है। खैर, अब बाहर तेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम पंडित जी को जाकर साफ साफ बोल सकते हैं कि तुम दोनों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दे। अब दोनों लड़कियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया जाता है। वही कुछ दिनों के बाद दोनों अपना मास्टर्स कंप्लीट कर देती हैं और रितिका उसमें टॉप करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे नंबर 1 आए देख मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब तो बस जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर उसके बाद तो मेरी सारी चिंताएं कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैं और मयूरी आपके लिए चिंता है? अरे नहीं रे बाबा, हर बात का गलत मतलब निकालने की बीमारी है क्या तुझे? अरे जब तू माँ बनेगी ना, तब तुझे समझ आएगा कि जब एक माँ अपने बच्चों की शादी कराती है तब उसे कितना हल्का महसूस होता है, क्योंकि तभी जाकर बच्चे असल में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही कही। फिर अगले दिन रितिका अपने दोस्तों के साथ मास्टर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन करने जा रही होती है। अरे माँ, ये मयूरी कहाँ पर है? वो मैंने चक्की पर उसे आटा पिसवाने भेजा है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई है। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन आप उसे आते ही कह देना कि 7 बजे तक सनशाइन मॉल पहुंच जाए। वहां मैं और मेरे दोस्त मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं उन्हें आज एक छोटी सी पार्टी दे रही हूँ मास्टर्स कंप्लीट करके टॉप करने की। और ऐसे में मैं ये चाहती हूँ
कि मेरी इस खुशी का हिस्सा मयूरी भी बने। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे ही वो आएगी ना, मैं उसे झट से बता दूंगी। संभल के जाना हाँ, और जल्दी वापस आ जाना। ज्यादा लेट मत करना दोनों बहनें। अब तो हम सीधे कल सुबह ही आएंगे। बाय। थप्पड़ खाएगी पागल कहीं की। बस कुछ दिन और, फिर ये घर सूना हो जाएगा। मेरी दोनों बेटियां विदा हो जाएगी। ऐसा उसूल है ये दुनिया का। केवल लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर जाना पड़ता है। और इसीलिए मुझे अपनी बेटियों के साथ अब बचे हुए सारे दिन खुशी से बिताने हैं। फिर उसके बाद तो वो यहाँ पर बस छुट्टियां मनाने ही आएगी, वो भी किसी परायों की तरह। रितिका मॉल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मयूरी चक्की से वापस घर लौटती है, तभी सुनीता सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रितिका और उसके दोस्त मॉल में मयूरी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये देख रितिका, तूने हमारे कॉलेज में टॉप किया है ना, तो इसी खुशी में मैंने अपने हाथों से ये केक तेरे लिए बनाया है ना एकदम बढ़िया। वाह यार, ये तो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच। पर ये मयूरी कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। रितिका, क्या तूने सच में आंटी को इन्फॉर्म किया था? अरे हाँ बाबा, अब मैं बुरी थोड़ी ना हूँ जो मेरी याददाश्त कमजोर हो जाए। मुझे अच्छे से याद है, मैंने निकलते समय ही माँ को बोला था कि मयूरी को आते ही बोल देना, ताकि वो समय से मॉल पहुंच जाए। अच्छा, एक काम करना, दोनों को फोन लगा और बात कर ले उनसे। अरे अब तक मैंने दोनों को कितने कॉल किए हैं, लेकिन माँ तो फोन उठा ही नहीं रही और मयूरी का फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा है। अरे यार। रितिका मयूरी का बहुत इंतजार करती है और आखिरकार उस केक को कट करके वो अपनी सहेलियों के साथ खाना खा लेती है। जब मयूरी रितिका की सहेली का स्टेटस देखती है, तभी उसे बहुत गुस्सा आता है। ये क्या, ये रितिका तो अपनी सहेलियों के साथ गई है और ये लोग साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इस बारे में मुझे इसने कुछ बताया तक नहीं। रितिका ने ये बहुत गलत किया है। आंगन में बैठी मयूरी की बातें बगल के पड़ोसन सुन लेती हैं और वो बीच में बोल पड़ती हैं। माफ करना मयूरी, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी गोरी बहन रितिका में बहुत घमंड है, वो भी अपनी सुंदरता का, और इसीलिए उसने तुम्हें अपने सेलिब्रेशन में नहीं बुलाया। देखा ना तुमने, वो हर चीज में तुमसे आगे ही जाना चाहती हैं। तुमने ही प्यार का चश्मा पहना हुआ है। जरा उस चश्मे को उतारो और ठीक से देखो कि कितनी दोगली और शातिर है तुम्हारी बहन। क्या? और नहीं तो क्या, बस तुम्हारे ही मन में उसके लिए अच्छाई है, लेकिन वो तो तुम्हारे बारे में सोचती तक नहीं। तुम्हें उसके दोस्तों के साथ ले जाते हुए उसे शर्म आती होगी। याद है ना वो पार्टी? उसमें उसी के एक फ्रेंड ने तुम्हें उसकी नौकरानी कह दिया था। शायद आप सही कह रही हो। वक्त और हालात के साथ सब बदल जाते हैं। सच में उसमें अब बहुत घमंड आ चुका है, और अब तो उसने पूरे कॉलेज में टॉप भी किया है, लेकिन उसने अपनी सगी बहन को भूलकर अच्छा नहीं किया। घमंडी कही की। फिर रात में जब रितिका वापस लौटती है, तभी ये देख मयूरी, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट मिठाई लाई हूँ। और कहाँ थी तू? मैंने माँ को बोला भी था कि वो तुझे मॉल पहुंचने के लिए कह दे। लगता है वो सो गई होंगी, इसलिए उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। क्या? इसका मतलब तूने माँ को बताया था कि मैं 7 बजे तक मॉल आ जाऊं? और नहीं तो क्या, अब मेरी खुशियों में तू शामिल ना हो। कभी ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किए? अरे कितने कॉल किए मैंने तुझे? करीबन 20 से 25 कॉल किए होंगे, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। शायद आउट ऑफ नेटवर्क होगा। चेक किया भी है क्या तूने तेरा फोन? क्या? फिर जब मयूरी कॉल हिस्ट्री चेक करती है, तब वो बहुत हैरान हो जाती है। हे भगवान, सच में मैंने तो ये सारे कॉल देखे ही नहीं। मेरे फोन के सारे नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिए थे।
मुझे माफ कर दे रितिका। मैंने उस पड़ोसन की बातों में आकर तेरे बारे में कितना बुरा बुरा सोचा। क्या मतलब इस बार भी तुझे गलतफहमी हो गई और तूने पड़ोसन के साथ इस बारे में बात की? ये तूने सही नहीं किया मयूरी। हर बार तू बचकानी हरकतें करके ये उम्मीद करती है कि मैं तुझे समझदार बनकर माफ कर दूंगी, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं होने वाला। अब से प्लीज मुझसे बात मत करना। क्या? लेकिन रितिका, मेरी बात तो सुन रितिका। इस तरह से रितिका गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। फिर मयूरी बाद में रितिका के पास जाती है और तभी, मुझे माफ कर दे रितिका। मुझे सच में नहीं पता था कि तूने मुझे भी बुलाया था और ये बात तूने माँ को कही थी। हाँ तो अगर तुझे पता भी नहीं था तब भी तूने मेरे बारे में एक पल के लिए कितना गलत सोच लिया। आज तक ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खुशी नहीं है जो मैंने तेरे साथ बांटी ना हो। अगर मुझे कोई आकर तेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तब भी मैं उनका विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा तुझ पर अटूट प्यार और विश्वास है। और मुझे तो ज्यादा बुरा बस इस बात का लग रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि दूसरी बार हुआ है। मतलब तूने अपने मन में मेरे लिए पूरी छवि बना ली है। अरे नहीं बाबा, सच में ये सब कुछ भी नहीं है। एक बार तू मेरी बात तो सुन ले। सॉरी मयूरी, लेकिन मुझे तेरी एक नहीं सुननी। चली जा यहाँ से, वरना मुझे ना चाहते हुए तुझे कमरे से बाहर निकालना होगा। देख, मुझे अकेले में समय बिताना है, इसलिए चली जा यहाँ से प्लीज मयूरी। रितिका की बातें सुनकर मयूरी वहां से चली जाती है और रात में वो अपने हाथों से रितिका के लिए कपकेक्स बनाती है। ये कपकेक्स रितिका को बहुत पसंद आएंगे और मेरी इस छोटे से सरप्राइज से वो पक्का मान जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो। फिर उन कपकेक्स को लेकर मयूरी रात में फिर से रितिका के पास चली जाती है। हे भगवान, अरे क्या चल रहा है मयूरी? तू फिर से आ गई यहाँ पर? तुझे एक बार कहा हुआ समझ नहीं आता क्या? माफ करना रितिका, पर जब तक तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये देख, मैंने तेरे लिए तेरे पसंदीदा कपकेक्स बनाकर लाए हैं और मुझे अच्छे से पता है कि ये कपकेक्स तुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। आई नो रितिका, मैंने दोनों भी बार जिस तरह से रिएक्ट किया है वो सरासर गलत है, लेकिन मुझे भी सबने कितना सुनाया, कितना कुछ बोला। हमेशा अपने रंग के बारे में किसी चुभन भरी बातें सुनाकर मुझे बहुत हर्ट किया है और इसीलिए मैं वैसे गलत तरीके से रिएक्ट कर देती हूँ। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं ऐसे कभी रिएक्ट नहीं करूंगी और तेरी तरह समझदारी से काम लूंगी। प्लीज रितिका, बस इस बार मुझे माफ कर दे। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है यार, मुझे भी पता है कि लोग तुझे कितना बोलते हैं और एक टाइम आने पर तेरा भी वैसा रिएक्ट करना जायज है। शायद अगर तेरी जगह पर मैं भी होती तो मैं भी वैसे ही बर्ताव करती। पर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं और ये कपकेक्स खाते हैं। हाँ रितिका, लव यू यार। लव यू टू मयूरी। चल, अब साथ में खाते हैं। हाँ। वे दोनों साथ में कपकेक्स खाती हैं। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और दोनों के लिए दो अच्छे अच्छे घरों का रिश्ता आता है। मुझे तो बड़ी ही चिंता थी कि कहीं रितिका को अच्छा पति मिलेगा या नहीं और मयूरी को कोई पसंद करेगा भी या नहीं। पर अगर कोई उसे पसंद भी कर ले तो क्या वो लोग उसे सच में खुश रख पाएंगे, उसके सांवले रंग को स्वीकार पाएंगे? लेकिन मैंने दोनों लड़कों के माता पिता से बात कर ली है और वो लोग तो बहुत ही अच्छे और समझदार निकले। हाँ, और अमीर भी है। मेरे लिए तो ये अब भी सपने की तरह ही है। बस जल्दी से शादी ठीक से हो जाए और तुम दोनों अपने अपने ससुराल में सुखी रहो। वैसे तुम दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब इस रिश्ते के लिए राजी हो ना तुम? हाँ पापा, आपने चुना है तो अच्छा ही होगा और मुझे आपके द्वारा लिए गए फैसले पर पूरा भरोसा है। मैं भी बहुत खुश हूँ पापा।
मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरा पति इतना हैंडसम होगा और साथ ही इतने पैसे वाला भी। थैंक यू सो मच पापा, जो आपने हमारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लाया। अरे थैंक यू तो हमें पंडित जी का करना चाहिए, जो उन्होंने इतने अच्छे घरानों का रिश्ता लाया। वरना आजकल के जमाने में लोग तो बस रंग रूप और स्टेटस देखकर ही रिश्ते जोड़ते हैं। अगर राम जी चाहें तो एक पल में ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी एक पल में ही हमारी सारी चिंताएं मिटाकर हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भेज दी। अब दोनों बहनें आपस में बतियाने लगती हैं। यार मयूरी, मैंने अभी अभी पार्थ का सोशल मीडिया अकाउंट देखा। वो कितना हॉट एंड हैपनिंग है यार। और पोस्ट में वो कभी वो दुबई में होता है तो कभी मालदीव्स में। बहुत कमाई का लड़का है ये। पूजा पाठ भी करता है, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। देसी और मॉडर्न होने का पूरा कॉम्बिनेशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ मयूरी। लेकिन रितिका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। टेंशन? किस बात की टेंशन? नो डाउट कि नित्यम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसके परिवार वाले शक्ल से ही थोड़े घमंडी लग रहे हैं। क्या वो लोग मुझे अपना पाएंगे? मतलब एक सावली लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर पाएंगे ना? तो खामखा ही टेंशन ले रही है। अभी अभी हमें पापा ने ही बताया है ना कि उन्होंने पहले से उनसे बात कर ली है और दोनों भी घर वाले बहुत सॉर्टेड हैं। इसीलिए तू टेंशन मत ले। जैसे मेरा सब कुछ अच्छा होगा, वैसे ही तेरा भी सब कुछ अच्छा ही होगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि तेरा तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा होगा। तूने बचपन से ही अपने सांवले रंग को लेकर बहुत कुछ सुना है, इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट शादी के बाद तो तू एक सुकून भरी जिंदगी जिए। थैंक्स रितिका। और इतनी टेंशन मत ले। अच्छा अच्छा सोच। अगर बुरा सोचेगी तो बुरा ही अट्रैक्ट होगी। इसीलिए अच्छी बातें मैनिफेस्ट कर। फिर देखना, जैसे तैसे सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादियां हो जाती हैं और शादी के बाद दोनों के लिए सब कुछ बदल सा जाता है। रितिका के ससुराल में पति पार्थ के साथ साथ सास कावेरी, ससुर मनोहर और ननंद सिया होती है। और वो लोग रितिका को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव होते हैं। ये देखिए, मैंने आप सबके लिए गाजर का हलवा बनाया है। गाजर को कद्दूकस करते हुए थोड़ी सी चोट आ गई मेरे हाथ में, लेकिन मेरी मेहनत सफल हुई है क्योंकि हलवा वाकई में स्वादिष्ट बना है। मैंने चक्कर देखा है और अब तो मैं बस आप लोगों के फीडबैक का इंतजार कर रही हूँ। हे भगवान, क्या तुम भी रितिका? ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अब देखो, तुम्हारे हलवा बनाने के कारण अब तुम्हारे ही हाथ में चोट लग गई है। चलो दिखाओ हाथ। अरे क्या बहू तू भी, हमारे यहाँ पर खाना बनाने के लिए पहले से ही दो नौकर हैं, तो फिर तूने हलवा क्यों बनाया? आखिर क्या जरूरत थी इसकी? और नहीं तो क्या भाभी। और भैया, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला देती हूँ। भाभी को टीटी का इंजेक्शन लगाना होगा, वरना इन्हें कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। हाँ सिया, जल्दी बुला। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पार्थ। और सिया, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है। बस मामूली सी चोट है और मैंने पट्टी थोड़ी ज्यादा बांध दी है, बाकी कुछ नहीं। नहीं रितिका, छोटी चोट हो या बड़ी हो, डॉक्टर घर पर जरूर आएंगे और वो तुम्हें इंजेक्शन भी देंगे। क्या तुम भी पार्थ? मैंने तो बस यही सोचा कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो इसीलिए सबके लिए कुछ मीठा बनाते हैं और इसीलिए मैंने गाजर का हलवा बना दिया। डॉक्टर आकर रितिका को टीटी इंजेक्शन देकर जाते हैं। फिर बाद में, देखो रितिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस घर में नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और आइंदा से तुम रसोई में जाकर कोई काम नहीं करोगी। अरे रसोई में ही क्या, घर का कोई भी काम नहीं करेगी तू बहू। सारा काम करने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग नौकर चाकर हैं, इसीलिए तू बस आराम फरमाना।
और अपनी इस सुंदरता को बरकरार रखना। अब देख, तेरे मुलायम से हाथों पर खरोच आ गई, जिस कारण तेरे हाथों की सुंदरता बिगड़ गई। हाँ, तो उसमें क्या होता है माँ जी? ये तो काफी नॉर्मल सी बात है। अब कभी कभार छोटी मोटी चोट तो लग ही जाती है ना, और ये थोड़ी ना जिंदगी भर रहने वाली है। कुछ दिनों बाद तो चली ही जाएगी, लेकिन इसके निशान तो रहेंगे ना भाभी, और वो नहीं रहने चाहिए। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बोल के रखा है कि मेरे घर पर एकदम परी जैसी सुंदर गोरी भाभी आई है, और अगर आप अपनी सुंदरता ऐसे ही खराब करोगी तो अच्छा नहीं होगा ना। आपकी यही सुंदरता आपको और अच्छा बनाती है, इसलिए इसे बरकरार रखो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सुंदरता से बढ़कर मेरा अंतर मन है। आप लोग उसे भी तो देखिए ना। और अगर मैं कोई काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? मुझे एक जगह पर खाली बैठने की आदत बिल्कुल नहीं है। अगर आदत नहीं है तो डाल लो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तुम एक रानी की तरह घर में राज करती रहो। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और बस यूं ही चमकती रहो, बिल्कुल किसी हीरे की तरह। अपने ससुराल वालों का उसके प्रति ये स्वभाव देखकर अब रितिका थोड़ी हैरान हो जाती है। वही दूसरी तरफ जब मयूरी अपने पति नित्यम के साथ बाहर शॉपिंग करने जाती है, तभी वाओ नित्यम, क्या कमाल की ड्रेसेस है इस शोरूम में। शादी से पहले तो मैंने इस शोरूम को केवल बाहर से ही देखा है। यहाँ आकर कपड़े खरीदने का बजट ही नहीं था हमारे पास, लेकिन अब तुम्हारे कारण मैं ये सब खरीद सकती हूँ। थैंक्स नित्यम। इसमें थैंक्स कैसा मयूरी? और ये सब मेरे कारण कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेहनत करके इन सबको खरीद सकती हो। तुम में तो मुझसे भी ज्यादा काबिलियत है। अपने आप को इतना कम मत समझो। कितनी सपोर्टिव हो तुम। वैसे मैं इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस ले लूं? ये ब्लैक वाला या ये ग्रीन वाला? ये ग्रीन कलर मुझ पर उत्कर्ष तो दिखेगा ना, या फिर डर लगेगा? मेरा ये सांवला रंग मेरे कपड़े खरीदने में हमेशा बाधा बन जाता है। अरे ऐसी सोच तुम रखती ही क्यों हो मयूरी? तुम्हें इन सारे रंग बिरंगे कपड़ों में से जिस रंग का भी कपड़ा खरीदना है वो तुम खरीद लो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पर सारे रंग खिलकर ही दिखेंगे। और मैं ये तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से कह रहा हूं। कोई सुंदर इसीलिए नहीं होता कि वो कितना गोरा या सांवला है। इंसान का देखने का नजरिया ही वैसा होना चाहिए। और मैंने आज तक तुम्हें केवल अच्छे नजरिए से ही देखा है, और तुमसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में मुझे और कोई भी नहीं लगता, फिर चाहे वो ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो। हाय मैं मर जावा। थैंक यू सो मच नित्यम। लगता है तुम मेरे 16 सोमवार का फल हो, वरना मुझ जैसी झल्ली को इतना ग्रीन फ्लैग वाला पति कैसे मिलता। लव यू नित्यम। लव यू टू मेरी जान। और अब मूड अच्छा करो और सारे रंग के कपड़े खरीद लो, और अपने इस जीवन में सिर्फ खुशियों के ही रंग भरना शुरू कर दो। आज तक तो तुम बहुत उदास रह ली, लेकिन अब नहीं। अब तो तुम केवल खुशी रहोगी। हाँ नित्यम, बिल्कुल। नित्यम और मयूरी के बीच में प्यार भरा रिश्ता बनने लगता है। फिर एक दिन, अरे ये क्या बहू, तूने इतनी सिंपल सी कुर्ती क्यों पहन ली? अरे मैंने तो तेरे लिए कितने महंगे महंगे ड्रेसेस लाए हैं, तो वही पहन लेती ना। लेकिन माँ जी, अब रोजमर्रा के जीवन में वो भारी भरकम ड्रेस मैं कैसे पहन लूं? वो तो मुझसे कैरी ही नहीं किए जाते, और मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनना ही बहुत पसंद है। और आज तो वैसे भी मैं दिन भर घर पर ही हूं ना, थोड़ी ना मुझे कहीं बाहर जाना है। मगर फिर भी बहू, अब तू एक बड़े खानदान की बहू बन चुकी है, और हमारे यहाँ पर बहुएं हमेशा अच्छी तरह से तैयार ही रहती हैं। इसीलिए जा बेटा, जाकर मैंने जो तेरे लिए ड्रेसेस लाए हैं उन्हीं में से कोई एक पहन ले। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन माँ जी, अब रितिका को ना चाहकर भी उन कपड़ों को बदलना ही पड़ता है। ये सब क्या है पार्थ? माँ जी तो मुझे अपने हिसाब से कपड़े पहनने ही नहीं देती। कम से कम घर में तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहनने दो ना। अब यहाँ आकर मुझे कौन देखने वाला है? माफ करना रितिका, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो
इसलिए तुम पर मामूली कपड़े सूट ही नहीं करते। और इसीलिए हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा सजी हुई ही रहो, ताकि कभी कोई अगर घर में आए तो तुम उनके सामने एकदम तैयार रहो। और रितिका, तुम इस घर की अब इज्जत हो, इसलिए उसे अच्छी तरह से संभालना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। पर पार्थ, एक मिनट रितिका, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। सोचा था कि अच्छा ससुराल मिलेगा तो ऐश करूंगी, पर यहाँ तो मेरी हर एक छोटी सी छोटी चीज पर भी पाबंदी लगी हुई है। ऐसे मत करो और वैसे मत करो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मयूरी के ससुराल में उसकी सास अश्विनी और ससुर गगन रहते हैं। फिर एक रोज जब घर पर मुंह दिखाई के लिए औरतें आने वाली होती हैं, तभी माँ जी, मेरा मेकअप सेट मिल ही नहीं रहा। लगता है वो मैं मायके में ही भूल आई हूँ। अगर आपके पास होगा तो दीजिए ना मुझे, मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ, वरना सारी औरतें आ जाएंगी। लेकिन बेटा, तुझे मेकअप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर माँ जी, अगर मैंने मेकअप नहीं किया तो सारी औरतें मेरे सांवले रंग का मजाक उड़ाएंगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बने, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान होगा माँ जी। तो उन सब की चिंता मत कर बेटा, क्योंकि जिन भी औरतों को मैंने मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलाया है, वो सारी अच्छी सोच वाली ही औरतें हैं, और वो ये बात समझती हैं कि रंग रूप से सुंदरता नहीं परखी जाती। हाँ मयूरी बेटा, अश्विनी बिल्कुल सही कह रही है। तू बिना मेकअप की ही इतनी सुंदर लगती है, इसीलिए तुझे ये नकली लाली पाउडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे चेहरे पर तो पहले से ही एक चमक है, क्योंकि तेरा स्वभाव वैसा है। जो व्यक्ति अंदर से खुश और संतुष्ट होता है, वो बाहर से वैसा ही चमकता रहता है। इसीलिए खबरदार, अगर आइंदा से अपने मन में ऐसे कोई भी ख्याल लाए तो। ठीक है माँ जी, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो अपने मायके में भी इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना आप लोगों ने मुझे चंद दिनों में ही दिया है। सच में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे सास ससुर मिले हैं। ना ना, सास ससुर के रूप में माता पिता मिले हैं, यही सही वाक्य होगा। चलो ज्यादा इमोशनल मत हो, और जा, रसम के लिए ये लाल वाली ही साड़ी पहनना। ठीक है माँ जी, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर मयूरी उस साड़ी को पहन कर आती है, और मुंह दिखाई की रस्म में सभी औरतें उसकी खूब तारीफ करती हैं, और वो ये सारी बातें रितिका के साथ फोन पर शेयर भी करती है। और तभी रितिका उसे अपने दुखड़े सुनाने लगती है। क्या? हाँ मयूरी, यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। तुझे अपने ससुराल वालों की चिंता थी कि कहीं वो लोग अजीब ख्यालात वाले नहीं होंगे, और असल में वो लोग तुझे इतना बेहिसाब प्यार दे रहे हैं। और यहाँ पर एक मैं हूँ जिसने अपने ससुराल वालों के बारे में इतना सब अच्छा सोचा था, और मुझे ही इतने अजीब ससुराल वाले मिल गए। मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब इतनी फिक्र तो हम भी करते ही है ना तेरी। और जाहिर सी बात है, अमीर घराने में रहकर तू काम करेगी तो वो लोग तो तुझे बोलेंगे ही ना। और अगर उन्हें तुझे रोजाना अच्छे अच्छे ड्रेसेस में देखना है तो पहन लिया करना। अब हम अपने ससुराल में हैं, मायके में नहीं, तो यहाँ पे लाइफ वैसी थोड़ी ना हो सकती है। बहुओं को तो साज श्रृंगार करना ही पड़ता है ना। मैं तेरी बातों से सहमत हूँ मयूरी, पर मेरे ससुराल वाले कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो उनसे ठीक से नहीं मिले ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इन लोगों का मेरे प्रति इतनी ज्यादा केयर करना, यही बात ज्यादा चिंता वाली है। देख रितिका, अभी सब कुछ नया नया है, तो तू भी उन्हें ठीक से जान समझ ले। हो सकता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। खुद को और उनको थोड़ा वक्त दे, फिर वक्त के साथ तुझे सब समझ आ जाएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हाँ, शायद तू सही कह रही है। अब मुझे थोड़ा वक्त लेना चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन जब रितिका को बाहर जाने का मन करता है, तभी एक मिनट रितिका,
तुम सुबह सवेरे अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे शॉपिंग करने जाना है पार्थ, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या हुआ है? देखो रितिका, तुम अकेली नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों पार्थ? मैं अकेले क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या दूध पीती हुई बच्ची हूँ क्या? फिर भी रितिका, तुम्हारी हिफाजत करना मेरे जीवन का सबसे अहम काम है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बीवी पर जरा सी भी आ जाए। इसलिए तुम्हें अगर बाहर जाना भी है तो या तो तुम माँ के साथ जाओ या फिर सिया के साथ। सिया तो इस समय कॉलेज गई है, इसीलिए मैं माँ को ही कह देता हूँ, वो तुम्हारे साथ चल देंगी। हे भगवान, यह आदमी जरा पागल है क्या? शहर के सारे कुंडे आज मुझे ही पकड़ने की फिराक में हैं क्या? मेरे बाहर जाने से क्या आने वाली है? मुझे तो इसकी ऊट पटंग बातें समझ ही नहीं आती। इसने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। इस तरह रितिका को कावेरी के साथ ही बाहर जाना पड़ता है। वही दूसरी तरफ मयूरी अकेले ही दूर दूर घूमने चली जाती है और ऑनलाइन फोटोज भी पोस्ट करती है। और यह देखकर रितिका बहुत उदास हो जाती है। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। जहां भी जाऊं मेरी सुंदरता ने मुझे हमेशा तकलीफ ही दी है और यहाँ मेरे ससुराल में भी वही हो रहा है। मेरा ये गोरापन खराब ना हो, इसलिए हर समय हर कोई मेरी हिफाजत करता रहता है। मुझे नॉर्मल लोगों की तरह ये लोग जीने ही नहीं देते। पर कोई बात नहीं, मेरी बहन तो खुश है ना। बेचारी मेरी मयूरी ने जीवन भर बहुत सहा है और अब जाकर उसे दुनिया की सारी खुशियां एक साथ उसके ससुराल में मिल रही है। और ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है बहू, आखिर तूने ऐसा क्यों कहा? अरे नहीं, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी सारी बातें सुनी ना हो। अरे कुछ बोली की भी या नहीं? दरअसल माँ जी, वो मैं तो बस। अरे क्या मैं तो बस? तूने सिया के रहते ऐसा क्यों कहा कि तुझे यहाँ पर रहते हुए बोर हो रहा है? और ये बात तो मुझे खुद सिया ने ही बताई है। चलो शुक्र है कि माँ जी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। दरअसल माँ जी, वो बात ऐसी है ना कि शादी से पहले मैं पूरा समय घर पर नहीं रही हूँ, वो भी इतनी खाली। इसीलिए कभी कभी मुझे बहुत बोर हो जाता है और यही बात मैंने बातों बातों में सिया से कह दी। हाँ बहू, मैं तेरी बात बखूबी समझ सकती हूँ, पर अब समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए ना। और अगर तुझे बोर होता है तो तू मेरे पास आया कर, फिर हम दोनों गप्पे मारेंगे। तेरे पास आऊंगी तो और ज्यादा बोर हो जाऊंगी। कुछ कहा क्या तूने? नहीं तो कुछ भी नहीं माँ जी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जब जब तुझे बोर होता है तब तब तू मेरे पास आया कर। हम दोनों खूब बातें करेंगे और साथ में टीवी सीरियल भी देखेंगे। अगर तू चाहे तो हम बाहर भी घूमने जा सकते हैं। ड्राइवर है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, क्या कमी है हमारे पास? हम जो चाहे वो सब कर सकते हैं। जी माँ जी, अब अगली बार से मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरी तरफ मयूरी अब अपना छोटा सा कपड़ों का बिजनेस शुरू कर देती है और उसके ब्रांड का नेम वो मयूरी क्लोथिंग रखती है। और ये सब देखकर सुनीता और यशपाल को भी काफी गर्व महसूस होता है। बहुत खूब बेटा, तुझे इस मुकाम पर पहुंचे हुए देखकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटा, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा ये बिजनेस खूब तरक्की करे। शुक्रिया माँ। वैसे आज तो रितिका भी हमसे मिलने आने वाली थी, तो क्या हुआ उसका? वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? उसके ससुराल में मेहमान आ गए हैं, जिस कारण वो घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही। इसलिए उसने कहा है कि वो फिर कभी आएगी। अच्छा, तू तो भी हमें याद किया करती है, लेकिन वो तो एकदम भूल ही गई है। तेरी उससे बात होती है या नहीं? ज्यादा नहीं होती माँ, पर जब होती है तब हम दोनों बहुत लंबे समय तक बातें करते हैं। वो अपने ससुराल में खुश तो है, पर थोड़ी सी नाखुश भी है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों है बेटा? हाँ भाई, अब इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे, तो फिर उसे क्या दिक्कत है? वो कहती है कि उसके ससुराल वाले
उस पर काफी पाबंदियां लगाते हैं, हमेशा उसकी सुंदरता को बढ़ावा देते हैं और उसे नॉर्मल लोगों की तरह जीने ही नहीं देते। जैसे अकेले बाहर ना जाने देना, कंफर्टेबल कपड़े ना पहनने देना और घर का कोई भी काम ना करने देना। बस यही सब। अरे उल्टा उसे तो खुश होना चाहिए कि उसे इतना आरामदायी ससुराल मिला है। वरना आजकल के जमाने में शादी के बाद तो लड़की के हड्डी पसली एक हो जाती है और यहाँ ये पागल रो रही है। देख मयूरी, तू उस पगलेट को अपनी भाषा में समझा दे। हाँ माँ, मैं उसे समझाती ही रहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मयूरी के बाद जब रितिका अपना नया बिजनेस शुरू करने का विचार करती है, तभी उसे वहां पर भी रोक दिया जाता है। अब इसमें क्या बुराई है? हैंडमेड गिफ्ट आइटम और नॉवेल्टी का बिजनेस तो आजकल बहुत चलता है। होलसेल में माल खरीद कर मैं उसे अच्छे खासे दाम में बेच सकती हूँ। फिलहाल तो मैं पहले एक दुकान रेंट पे ले लूंगी और उसमें ही सारा सामान बेचूंगी। और मुझे भी अपना बिजनेस करके पैसे कमाने हैं। अकाउंट्स की पढ़ाई की है मैंने, सारा हिसाब किताब अच्छे से आता है मुझे। फिर भी बहू, मैं नहीं चाहती कि तू ये सब करे। देखिए माँ जी, मैंने मास्टर्स किया है, मुझे अभी भी एक अच्छी सैलरी पैकेज वाली नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपके कहने पर मैं जॉब कर रही हूँ और बिजनेस लाइन में घुसने का सोच रही हूँ, ठीक मयूरी की तरह ही। लेकिन आपको अब वो नहीं चलेगा। देखो रितिका, माँ सही कह रही है। हमारे यहाँ लड़कियां बस आराम से ही रहती हैं, बिल्कुल किसी रानियों की तरह, ना कि मर्दों की तरह बाहर जाकर मेहनत करती हैं। अब देखो, भगवान की कृपा से हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और इसीलिए तुम कोई भी बिजनेस नहीं करोगी और यही तय रहा। अब रितिका उदास हो जाती है और रात के समय वो ये सारी बातें मयूरी को बताती है और उसकी बातें सुनकर मयूरी को भी बहुत हैरानी होती है। अब मैं समझ रही हूँ कि ये लोग ना तो सिर्फ तेरी सुंदरता को लेकर बल्कि अपनी सोच को लेकर भी कितने सीरियस हैं। भला आजकल के जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है? तेरी ससुराल वालों की शक्लें देखकर तो सबके सब मुझे एकदम मैच्योर लग रहे थे, लेकिन तब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वही लोग इतने इमेच्योर निकलेंगे। वही तो, मेरा जीना तो दुश्वार हो चुका है मयूरी। सच में तेरी ही लाइफ बेस्ट है। काश मैं पार्थ के साथ शादी करती ही नहीं। फिर अगले दिन जब रितिका अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बात करती है, तभी अब ये भला क्या बात हुई? पिछले 1 घंटे से तुम अपनी सहेलियों के साथ फोन पर लगी हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। कितनी एनर्जी वेस्ट करती हो तुम अपनी। इससे अच्छा आराम करो ना, या फिर पार्लर जाकर रिलैक्स करो, नेल्स कराओ, हेयर्स कराओ। अब उसी दिन तो मैंने तुम्हें कहा था ना, पर नहीं, तुम्हें तो बस अपना फालतू का समय फालतू लोगों के पीछे वेस्ट करना है। और नहीं तो क्या, पार्थ बिल्कुल सही कह रहा है। जरा अपनी गरीब सहेलियों से हटकर नई अमीर सहेलियां भी बनाओ, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ रितिका। अरे बस कीजिए आप दोनों, जब मन करे तब कुछ भी बोल देते हो। इतने दिनों से मैं आप दोनों की सारी बातें सुनती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और आप दोनों मेरी सहेलियों को फालतू नहीं बोल सकते। और अब बस बहुत हुआ। मैं आप दोनों की किसी भी पाबंदी में नहीं रहने वाली। यहाँ अकेली मत जाओ, ये मत पहनो, ये काम मत करो। अरे कितने दबाव में रखोगे आप दोनों? मैं भी एक इंसान हूँ और ऐसी क्या हिफाजत करनी है आप दोनों को मेरी सुंदरता की? ये तो बस आज है, लेकिन कल नहीं रहेगी। और मैं कोई मोम की गुड़िया थोड़ी ना हूँ जिसे आप शोपीस की तरह सजा कर रखना चाहते हो। और पार्थ, आखिर तुम किससे प्यार करते हो, मेरी सुंदरता से या मेरे मन से? अरे हद होती है यार। एक बार खुद को मेरी जगह पर रखकर देखिए आप दोनों। ये ससुराल मुझे किसी कैद खाने से कम नहीं लगता। रितिका की ये बातें सुनकर कावेरी और पार्थ को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों उसे माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दे बहू,
शायद तू सही कह रही है। गलती हमारी ही है। हमने तुझे कुछ ज्यादा ही दबाव में रखा, तुझे किसी गुड़िया की तरह समझा। लेकिन हम ये बात भूल गए कि सुंदर होने से पहले तू एक इंसान है। तेरा भी एक दिल है, इच्छाएं है तेरी। हाँ रितिका, मुझे भी माफ कर दो। एक पति होकर भी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें ये ससुराल अपने मायके से भी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। कोई कैद खाना नहीं रहेगा अब ये। पर तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी पर पहला हक तुम्हारा है। उन दोनों की ये बातें सुनकर रितिका उन्हें माफ कर देती है और खुशी से अपनी जीवन में आगे बढ़ती है, वो भी बिना किसी दबाव के।